हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में कक्षा 7 में सरस्वती व्याकरण निधि से पाठ 13 विराम चिन्ह पढ़ेंगे। पाठ 13 विराम चिन्ह। बच्चों, यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया हुआ है। सबसे पहले हम वो देखेंगे। सौम्या प्रतिदिन अपनी दादी माँ को कथा सरित सागर में से एक कहानी पढ़कर सुनाती है। दादी माँ को सौम्या से कहानी सुनकर बहुत आनंद आता है। एक दिन सौम्या अपनी सहेली के जन्मदिन पर गई थी। उस दिन उसके भाई रचित ने दादी माँ को कहानी पढ़कर सुनाई, पर दादी माँ को बिल्कुल आनंद नहीं आया। जानते हैं क्यों? सौम्या कहानी पढ़ते समय उचित स्थान पर रुकती है, पात्रों के कथनों को भावानुकाल पढ़ती है। दूसरी ओर उसका भाई रचित बिना रुके एक ही सांस में पढ़ता चला जाता है। अध्यापिका ने ऊपर लिखी घटना कक्षा के छात्रों को सुनाई और पूछा, सोचिए और बताइए कि दोनों के पढ़ने में यह अंतर क्यों है। तो महिमा ने उत्तर दिया, सौम्या को विराम चिन्हों का उचित ज्ञान है। वह उसी ज्ञान के आधार पर कहानी पढ़ती है। तो बच्चों, यहाँ पर एक उदाहरण हमें बताया गया है कि सौम्या प्रतिदिन अपनी दादी माँ को कहानी पढ़कर सुनाती थी। तो एक दिन उसके भाई रचित ने दादी माँ को कहानी पढ़कर सुनाई, पर दादी माँ को बिल्कुल सुनने में बिल्कुल आनंद नहीं आया, क्योंकि सौम्या कहानी पढ़ते समय उचित स्थान पर रुकती थी। वो पात्र के कथनों को भावानुकाल पढ़ती थी। और दूसरी ओर जो उसका भाई रचित बिना रुके एक ही सांस में पढ़ता चला जाता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि सौम्या को विराम चिन्हों का उचित ज्ञान है। वो उसी ज्ञान के आधार पर क्या करती है? कहानी पढ़ती है। अध्यापिका ने महिमा के उत्तर की प्रशंसा की और बताया कि बोलते अथवा पढ़ते समय अपनी बात को ठीक से कहने के लिए कुछ देर रुकना पड़ता है। रुकने की यह क्रिया व्याकरण की भाषा में विराम कहलाती है। कहानी, लेख, निबंध आदि लिखते समय इस प्रकार के रुकने के स्थलों की स्पष्टता के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से ही भावों में स्पष्टता आती है। इनके अनुचित प्रयोग से अर्थ का अनर्थ हो सकता है। यानी कि अगर हम विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करेंगे तो उससे क्या होगी? भाव में स्पष्टता आएगी। और इनके अनुचित प्रयोग से क्या होगा? अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। अध्यापिका ने कक्षा में कहा, सौम्या रुको, मत पढ़ो। सौम्या पढ़ते पढ़ते रुक गई। अध्यापिका चकित हो गई कि सौम्या रुकी क्यों। बच्चों, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। वास्तव में वाक्यों को बोलते समय अध्यापिका ने गलती की थी। वाक्य में विराम के गलत प्रयोग के कारण ही सौम्या ने उनकी बात का गलत अर्थ निकाला। उन्हें वाक्य इस प्रकार कहना चाहिए था, सौम्या रुको मत पढ़ो। इस प्रकार हम कह सकते हैं, विराम चिन्ह का अर्थ रुकना या ठहरना है। विराम चिन्ह वाक्यों का अर्थ समझाने में सहायक सिद्ध होते हैं। विराम चिन्ह के गलत प्रयोग से वाक्य का अर्थ बदल जाता है। विराम चिन्ह लेखक के भावों को समझने में हमारी सहायता करते हैं। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। तो बच्चों, हमने देखा कि अध्यापिका ने सौम्या को क्या कहा कि सौम्या रुको मत पढ़ो, तो सौम्या रुक जाती है। तो अध्यापिका ने बोलने में गलती की थी। वाक्य में विराम के गलत प्रयोग के कारण ही सौम्या ने उनकी बात का गलत अर्थ निकला। उन्हें वाक्य कुछ इस प्रकार कहना चाहिए था कि सौम्या रुको मत पढ़ो। तो पहला है विराम चिन्ह, वो है पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम का चिन्ह ये है। उदाहरण है, महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। दूसरा है अपूर्ण विराम, ये उसका चिन्ह है। महात्मा गांधी ने जीवन में 2 सिद्धांतों को महत्व दिया, सत्य, अहिंसा। अल्प विराम का चिन्ह।
गांधी जी आपका जीवन अनुकरणीय है। ऐसे ही अर्धविराम, हिंदू मुसलमानों के झगड़े बढ़ते जा रहे थे, अतः गांधी जी ने शांति बनाए रखने के लिए जनता से अपील की। उद्धरण चिन्ह, यहाँ पे उद्धरण चिन्ह का उदाहरण है दोहरा और इकरा। गांधी जी ने कहा यह अखबार में नहीं देख सकता। गांधी जी का सबसे सशक्त शस्त्र अहिंसा था। प्रश्नवाचक चिन्ह, गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से क्या तात्पर्य है? निर्देशक, यह है निर्देशक का चिन्ह। गांधी जी ने अनेक अविस्मरणीय कार्य किए। अहिंसा की स्थापना, सांप्रदायिक एकता, लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सजग करना तथा देश को स्वतंत्रता दिलाना। उसके बाद योजक चिन्ह, ये निर्देशक का था, ये योजक का। योजक चिन्ह यानी कि दो शब्दों के बीच में आता है, जैसे हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखना महात्मा गांधी के जीवन का लक्ष्य था। उसके बाद एक कोष्टक, कोष्टक ये चिन्ह है इसका, महात्मा गांधी के जीवन के सिद्धांतों पर प्रकाश डालो, यानी सत्य और अहिंसा, ये कोष्टक के अंदर दिया है। लाघव चिन्ह, ये है इसका चिन्ह। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री, यानी कि डॉक्टर के बाद जो चिन्ह दिया गया है वो लाघव चिन्ह है। काकपद, हंसपद, महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ। विस्मयादिबोधक चिन्ह, हे भगवान, महात्मा गांधी जैसे कल्याणकारी पुरुषों को दीर्घायु प्रदान करो। अब इन विराम चिन्हों को हम विस्तार से देखेंगे। पूर्ण विराम, इसका प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। आगे हमने इसके बारे में संक्षिप्त में देखा, अब हम इसको विस्तार से देखेंगे। पूर्ण विराम, यह चिन्ह अन्य किसी भी विराम चिन्ह से अधिक प्रयुक्त होता है। इस विराम चिन्ह के पश्चात सबसे अधिक देर तक रुका जाता है। जैसे हमारी वार्षिक परीक्षा मार्च में होगी के बाद जो चिन्ह लगाया है उसे क्या कहते हैं बच्चों? पूर्ण विराम। उसके बाद है अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम यानी यदि पढ़ते समय किसी स्थान पर अर्ध विराम की अपेक्षा अधिक समय तक रुकना पड़े तो अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। उसके बाद है अल्प विराम। अल्प का अर्थ है बच्चों कम। इस प्रकार इसका नाम ही स्पष्ट करता है कि इस विराम चिन्ह का प्रयोग वहां किया जाता है जहां बहुत अल्प यानी कि बहुत कम समय के लिए रुका जाए। जैसे सुनीता ने मोहन से कहा कि जाकर पढ़ो, परीक्षा सिर पर है। मोहन, विनीत और अंकुश भी क्रिकेट में हिस्सा लेंगे। ये हुआ अल्प विराम। उसके बाद है अर्ध विराम। यह पूर्ण विराम तथा अल्प विराम के बीच का चिन्ह है। जब पूर्ण विराम से कम तथा अल्प विराम से अधिक रुकना हो तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग इन स्थितियों में होता है: दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्यों के मध्य जब कोई योजक न हो, जैसे पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया, सभी फौजियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। यदि उपवाक्य से पहले ही अल्प विराम हो तो उसे अलग करने के लिए, जैसे बुआ और उनका परिवार भी दिल्ली आया था, अब उन्हें सिंगापुर जाना है। तो ये हुए अर्धविराम के उदाहरण। अब उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। एक ही इकहरा उद्धरण चिन्ह और दूसरा है दोहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी वस्तु, व्यक्ति, पुस्तक आदि का नाम लिखना हो। जैसे कि प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर, उसको इकहरा उद्धरण चिन्ह में रखा गया। नामक कहानी संग्रह के 8 भागों में उपलब्ध है। इस चिन्ह का प्रयोग कवि अथवा लेखक के उपनाम लिखने के लिए भी किया जाता है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी के प्रमुख कवि हैं।
तो यानी जब किसी वस्तु, व्यक्ति, पुस्तक आदि का नाम लिखना हो तो इखरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। ऐसे ही किसी कवि या लेखक के उपनाम लिखने के लिए भी इखरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दोहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखना हो, तब इसका प्रयोग करते हैं। जैसे नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यानी कि ये जो वाक्य है, वो वाक्यों को, उस कथन को ज्यों का त्यों लिखना हो तो उसे दोहरा उद्धरण चिन्ह के अंदर रखा जाता है। अभी प्रश्नवाचक चिन्ह, इसे प्रश्न वाले वाक्यों के अंत में लगाया जाता है। जैसे अमृतसर जाने वाली गाड़ी कितने बजे चलती है, तो ये हुआ प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद है निर्देशक। निर्देशक यानी अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए अथवा उदाहरण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम अक्सर शिकायत किया करते हैं समय के अभाव की, समय न मिलने की, वो निर्देशक हुआ। हमारे देश को आज अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, अशिक्षा, बेरोजगारी, जनसंख्या की बढ़ोतरी आदि। तो ये जो हुआ वो क्या हुआ, निर्देशक हुआ। अब है योजक। योजक पुनरुक्त शब्दों या समस्त पदों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे बार बार कहने पर भी तुम्हें क्यों नहीं सुनाई देता। संगीत का रियाज करने के लिए मोहन ने रात दिन एक कर दिए, यानी पुनरुक्त शब्दों या समस्त पदों को जोड़ने। जैसे यहाँ पे बार बार है और यहाँ पर रात दिन है। उसके बाद एक कोष्टक। इसका प्रयोग निम्न रूपों में होता है। किसी कथन को स्पष्ट करने के लिए या कठिन शब्दों के अर्थ बताने के लिए। जैसे श्री राम की चरण धूलि से अहल्या, यहाँ का उद्धार हुआ, तो यहाँ पर लिखा है गौतम की पत्नी। तो किसी कथन को स्पष्ट करने के लिए या कठिन शब्दों के अर्थ बताने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। नाटक में अभिनय प्रदर्शन की सूचना हेतु, जैसे महेश, तो कोष्टक में दिया गया हंसते हुए। मैं यार छोड़ो, बाकी का काम कल हो जाएगा। तो इस तरीके से नाटक में अभिनय प्रदर्शन की सूचना हेतु भी इसका प्रयोग किया जाता है। गणित में तीनों प्रकार की कोष्टक चिन्हों का प्रयोग विशेष रूप में होता है। तो ये हुआ कोष्टक। उसके बाद है लाघव चिन्ह। जहां पूरा शब्द न लिखकर संक्षिप्त रूप लिखकर उसके आगे इसका प्रयोग होता है। जैसे पंडित, ठीक है, पंडित है तो यहाँ पर हम पंडित लिखकर जो लाघव चिन्ह का जो चिन्ह है वो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। पंडित नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये हुआ लाघव चिन्ह। अब है बच्चों काकपद या हंसपद। कौवा तथा हंस चलते हुए भूमि पर ऐसा निशान बनाते हैं, इसी के आधार पर इस चिन्ह का नाम यह पड़ा। लिखते हुए यदि कुछ छूट जाता है तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आज 7वीं कक्षा के सभी नाटक देखने जाएंगे, ठीक है, तो वहां पर छात्र छूट गया, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पर काकपद या हंसपद का जो चिन्ह है उसको रखेंगे और जो छूटा हुआ शब्द ऊपर लिखेंगे। विस्मय आदि बोधक चिन्ह। भय, शोक, हर्ष, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों के अंत में इसका प्रयोग होता है। जैसे आहा, आज तो हम सिनेमा देखने जाएंगे, तो ये विस्मय आदि बोधक का यहाँ पर प्रयोग हुआ। अरे तुम आ भी गए, आश्चर्य, और वो हर्ष वाला हुआ। तो ये हुआ हमारा विस्मय आदि बोधक चिन्ह। मुख्य बिंदु। विराम चिन्ह का अर्थ है पढ़ते या लिखते समय रुकना अथवा ठहरना। विराम चिन्ह का प्रयोग न होने से वाक्य का अर्थ कुछ और भी निकाला जा सकता है। विराम चिन्ह का अनुचित प्रयोग वाक्य का अर्थ पूरी तरह से बदल देता है। हिंदी के विराम चिन्ह इस प्रकार है: पूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम,
प्रश्नवाचक चिन्ह, निर्देशक, उद्धरण चिन्ह, योजक, कोष्ठक, लाघव चिन्ह, काकपद, हंसपद, विस्मय आदि बोधक चिन्ह। तो बच्चों हमने यहाँ पर विराम चिन्ह पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू।